अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में, ठीक है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो इस चैप्टर में हमने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कल्चर, इंसान का बिहेवियर, उसको कैसे इम्प्रूव करने हैं, ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोसीजर्स के बारे में कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं और इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, या इमरजेंसी प्रोसीजर्स हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि इमरजेंसी किसे कहते हैं। तो देखें, इमरजेंसी वो सिचुएशन होती है जिसके होने के इम्कानात तो कम हो, लेकिन अगर वो हो गया तो उससे नुकसान पहुंचने का जो ख़तरा होता है, उसके जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। मींस इम्कानात कम हो, लाइक्लीहुड कम हो, लेकिन कॉन्सिक्वेंस इंतहाई ख़तरनाक हो, इसको हम कहते हैं इमरजेंसी। अब जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल फायर, अब फायर रोज़ाना लगती है नहीं, लेकिन अगर 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में एक दफ़ा भी लग गई तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा क्या? तो इम्कानात कम है लेकिन नुकसान पहुंचने का जो ख़तरा है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह अर्थक्वेक, अब जिस तरह बालाकोट में याद है आपको अर्थक्वेक आया था, अब कभी हिस्ट्री में एक दफ़ा आया होगा लेकिन कितना नुकसान किया था उसने, तो ये एक इमरजेंसी है। इसी तरह कोई मेजर गैस लीक हो जाए, पॉइजनस गैस, इसी तरह मीन्स के कोई और हादसा हो जाए, फर्स्ट एड इमरजेंसी हो जाए। मिसाल के कोई बंदा जा रहा है और गिर जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो अब रोज़ाना तो बंदा नहीं गिरता, रोज़ाना तो ज़ख्मी नहीं होता, कभी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी एक दफ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इमरजेंसी है। फर्स्ट एड भी एक इमरजेंसी है, इंसान का ज़ख्मी होना भी एक इमरजेंसी है, ठीक है ना। क्लियर है? तो आज हम इन्हीं इमरजेंसी प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इमरजेंसी प्रोसीजर्स, व्हाई डू वी नीड देम, हमें इमरजेंसी प्रोसीजर्स की क्यों ज़रूरत है, व्हाई। तो इमरजेंसी प्रोसीजर्स की हमें ज़रूरत है क्यों, क्योंकि हम सेफ्टी तो कर लेते हैं, लेकिन सेफ्टी कभी भी 100% तो नहीं हो सकती, 100% सेफ्टी तो नहीं हो सकती। तो फिर भी हादसात के होने के इम्कानात तो होते हैं कि नहीं होते। तो इसलिए इमरजेंसी प्रोसीजर इसको कहते हैं कि तमाम तर सेफ्टी करने के बावजूद भी मसाइल आ सकते हैं, हादसात हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हमें उसके लिए क्या करने होंगे, इमरजेंसी प्रोसीजर्स तैयार रखने होंगे, ठीक है। बिकॉज डिस्पाइट all of the precautions, things can still go wrong, ठीक है। So what emergency situations would the following organizations have to consider when developing emergency procedures? A primary school, a chemical manufacturing plant, and a shopping center. एक प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी कहाँ तक होता है, 5वीं तक, इसमें बच्चे ही होते हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर। तो एक प्राइमरी स्कूल में क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं आपके ख्याल में? बच्चे गिर सकते हैं, मीन ज़ख्मी हो सकते हैं, फर्स्ट एड इमरजेंसी हो सकती है। सिंपली हम इसको कहेंगे कि ज़ख्मी होना फर्स्ट एड इमरजेंसी हो सकती है। इसके अलावा आग लग सकती है, फायर इमरजेंसी हो सकती है। इसके अलावा अचानक बीमार भी हो सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं, अर्थक्वेक आ सकता है, सैलाब आ सकता है, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, या सेवियर वेदर हो सकता है, मौसम ख़राब हो सकता है, तेज़ बारिश या बर्फ़बारी शुरू हो जाए, ओले स्टार्ट हो जाएं, ठीक है ना, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक शॉक, बिल्कुल ये भी हो सकता है, ये भी वो फर्स्ट एड जो है ना उसी में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे पर दौरा भी आ सकते हैं, बिल्कुल ये भी फर्स्ट एड में ही आ जाता है, ठीक है ना।
ये फर्स्ट एड में ही आ जाता है, ठीक है। अब हम चलें, ये ठीक है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक कम इंडस्ट्री है, कारखाना है केमिकल्स का, उसमें क्या इमरजेंसी हो सकती है? उसमें भी फर्स्ट एड हो सकती है, फायर हो सकती है, इंसान मौसम ख़राब हो सकता है या नेचुरल कैलामिटीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा और क्या हो सकती है? इंसान करते सब ये केमिकल गिर सकता है, मीन्स केमिकल रिलीज़ हो सकता है, केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है ना, जो कि अगर इनहेलेशन के ज़रिए चला जाए केमिकल तो वो भी नुकसानदेह है, इंसान खा ले वो भी नुकसानदेह, इंसान के जिस्म पे गिर जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, वो भी नुकसानदेह। सर ये एस्बेस्टॉस क्या चीज़ है? एस्बेस्टॉस भी एक केमिकल है जो कि नेचुरल मिनरल फाइबर है, जो कि पहाड़ों में पाया जाता है, और एस्बेस्टॉस को हम मुख्तलिफ़ मटीरियल्स में इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली फ्लेम रेजिस्टेंट है, फायर रेजिस्टेंट भी इसको कहते हैं, मीन्स कि इसको आग जो है वो नहीं लगती, बहुत इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, हीटिंग पॉइंट है वो इंतहाई हाई है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ये इस्तेमाल होती है बॉयलर्स में, यहाँ पे पानी वगैरह को बॉयल किया जाता है या गर्म किया जाता है, इस तरह गीज़र्स हो गए, ठीक है ना, गीज़र्स में, चूल्हे जो हो गए, इसमें इसी तरह पेंट्स जो हमारे हैं। लेकिन इसको तो साइड इफेक्ट्स भी है, अगर इसको इनहेल किया जाए 20-30 जी जी, उस चीज़ को हम अभी डिस्कस करते हैं। जी जी, तो पेंट्स में यूज़ किया जाता है, स्टाइल्स में इसका इस्तेमाल होता है, सीलिंग्स में इसका इस्तेमाल होता है, बाकायदा से एस्बेस्टॉस की शीट्स बनती हैं जो कि आप छतों पे लगा दें तो नीचे जगह ठंडी रहेगी गर्मियों में भी, ठीक है ना, तपिश ज़्यादा नहीं होती। अब इस तरह लोहे की लगाएं तो वो तो बहुत तपिश प्रोड्यूस करती है ना, ये जो एस्बेस्टॉस की शीट्स आप लगाएं तो वो नीचे तपिश नहीं प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, ये जो गाड़ियों की गैस किट होती है ये भी एस्बेस्टॉस से बनी होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल जो है ये मुख्तलिफ में, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक स्टडी ने ये प्रूव किया कि ये जो चीज़ है ये तो इंसानी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में शामिल होते हैं, जब इंसान इनको इनहेल करता है तो इंसान के लंग्स उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। लंग्स कैंसर जो कि एस्बेस्टॉस की वजह से हो उसको हम कहते हैं एस्बेस्टोसिस, ठीक है। इसके अलावा जो लंग्स के अंदर जो सेल्स होते हैं जो कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन को मिलाते हैं, वो जगह ख़राब हो जाती है, इसको मीज़ोथेलियोमा एक नाम दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह मुख्तलिफ़ मसाइल ये जनरेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर इसका इस्तेमाल जो है वो अब बैन है, कानूनी तौर पर इसको बंद कर दिया गया है, इसका इस्तेमाल बैन है, जुर्म है। किसी ने इसको इस्तेमाल किया, किसी फैक्ट्री ने, कारखाने ने इसको बिला इजाज़त इस्तेमाल किया तो उसको जुर्माना किया जाता है, सज़ा मिलती है, जेल होती है, ठीक है। अच्छा, तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी पढ़ लिया। शॉपिंग सेंटर में क्या इमरजेंसी हो सकती है? इसमें आग लग सकती है, फर्स्ट एड हो सकती है, इसमें केमिकल रिलीज हो सकता है, फ्लोर साफ़ करने के लिए अगर केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ होगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ जो कि चेंज है वो है कि मीन्स भगदड़ मच सकती है, क्राउड पैनिक हो सकता है, ठीक है ना। अब इसमें तो आपका क्राउड अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो फिर भागने लगे, जिस तरह अक्सर भगदड़ लोग नीचे दब जाते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं? तो प्राइमरी स्कूल में फायर, आग लग सकती है, फर्स्ट एड की इमरजेंसी हो सकती है, बॉम्ब थ्रेट भी हो सकता है कि बॉम्ब थ्रेट भी हो सकता है स्कूल में, सेवियर वेदर भी हो सकता है, ठीक है। आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, कोई बीमारी भी फैल सकती है ना, किसी एक को हो तो बिल्कुल सबको फैल जाएगी, क्लियर। इसी तरह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में फायर, आग, फर्स्ट एड हो सकती है, इंक्लूडिंग मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट, जिसमें ज़्यादा लोग जख्मी हो जाए, ऐसा हादसा भी हो सकता है। बॉम्ब थ्रेट भी हो सकता है, सेवियर वेदर भी हो सकता है, आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, केमिकल रिलीज हो सकती है, टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, केमिकल से इंसान मुतासिर हो सकता है, एंड पॉसिबल आउटब्रेक, कोई डिजीज़ फैल सकती है, ठीक है। जबकि शॉपिंग सेंटर में क्या हो सकता है? वहाँ पे भी आग लग सकती है, फर्स्ट एड हो सकती है कि नहीं? टेररिस्ट थ्रेट्स इंक्लूडिंग बॉम्ब और सस्पेक्ट पैकेजेस,
टेररिस्ट थ्रेट भी हो सकता है कि कोई टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं वहाँ। सस्पेक्ट पैकेजेस हो सकते हैं। सस्पेक्ट पैकेजेस जानते हैं? कोई शॉपर हो, उसके ऊपर आपका शक हो कि इसमें हो सकता है कि कोई मवाद हो बारूदी, ठीक है ना, उसके ऊपर आपका शक हो। मल्टीपल कैजुअलिटी इंसिडेंट, ऐसा हादसा भी हो सकता है जिसमें ज़्यादा लोग जख्मी हो जाएं, ठीक है। सेवियर वेदर एंड क्राउड कंट्रोल पैनिक, क्लियर? तो ये इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो इन इमरजेंसीज के लिए हमने सेफ्टी प्रोसीजर्स करने होंगे, ठीक है, या इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी आप कह सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू अरेंज प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड। तो इन इमरजेंसीज के लिए कंपनी ने प्रोसीजर्स बनाने होंगे, तरीक़ेकार बनाना होगा, जिसको फॉलो भी करवाना होगा। प्रोसीजर सिर्फ बनाने नहीं, उनको फॉलो भी करवाना है। सुटेबल इमरजेंसी इक्विपमेंट हर जगह पे रखनी है। अब आग है, फायर, तो फायर के लिए क्या इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होने चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर्स होनी चाहिए, हुज रील्स वगैरह होनी चाहिए, स्प्रिंकलर्स फुआरे वगैरह होनी चाहिए, ठीक है ना। फायर एक्सटिंग्विशर हर एक किस्म का, DCP का, CO2 का, हर एक जगह पे मौजूद हो, ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इस तरह फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें मरहम पट्टी, कैंची, स्प्रेड, ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। सर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें से 20-30 से ज़्यादा लोग हो, तो सर उसको हम फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अस्पताल असल में फ़र्स्ट एड अभी आएगा, इससे अगला टॉपिक फ़र्स्ट एड का ही है। और फर्स्ट एड का बेसिक मकसद ये होता है कि आप कोशिश करें, अब फर्स्ट एड से तो हॉस्पिटल वाली ट्रीटमेंट अच्छी है कि फर्स्ट एड बॉक्स वाली? हॉस्पिटल वाली, लेकिन उस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं होगी ना, तो उस टाइम पे आप फर्स्ट एड से स्टार्ट लें ताकि कुछ ना कुछ तो वो चीज़ कंट्रोल हो। बिल्कुल, फर्स्ट एड का मकसद ये होता है कि टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंस अराइव्स, कि उस बंदे को आप उस टाइम तक कोशिश करें कि ज़िंदा रहे जब तक कि प्रोफेशनल्स नहीं आ जाते, या उसको मेडिकेटेड मींस के बेड या हॉस्पिटलाइज नहीं हो जाता वो बंदा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी प्रोसीजर्स में कुछ स्टाफ ऐसा होता है जिसका काम इमरजेंसीज को टैकल करना होता है। तो ऐसा ना हो कि वही भाग जाए। अब आग लग जाए, सबसे पहले फायर वार्डन जो है फॉर एग्जांपल, जिसका काम ही फायर प्रोसीजर्स को फॉलो करना, लोगों को बाहर निकालना तरीक़ेकार से, और वही सबसे पहले भाग जाए, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबल स्टाफ होना चाहिए जो कि ज़िम्मेदारी को समझे। एंड ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन नीड्स, ट्रेनिंग देनी होगी कि क्या करना है, इंफॉर्मेशन देनी होगी इमरजेंसी प्रोसीजर, ताकि हर एक बंदे को पता होना इमरजेंसी प्रोसीजर्स का। ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस करवानी है, बार बार इमरजेंसी प्रोसीजर्स की ड्रिल्स करवानी है, क्योंकि इमरजेंसी ऐसी होती है ना, जब इमरजेंसी इंसान के ऊपर आ जाए तो वो फिर समझता नहीं है कि मैं क्या करूँ, वो अपनी मर्ज़ी से उस टाइम पे जो उसको मिलता है वो कर रहा होता है, ठीक है ना। अब आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की फायर ड्रिल की, मिसाल के तौर पे आग लग जाएगी तो आप तो बस अपनी मर्ज़ी से इधर उधर भागने लगेंगे ना, कि नहीं? इसी तरह है कि नहीं? तो जब आपको ड्रिल करवा दी जाए, ड्रिल में ये होता है कि फायर वार्डन क्या करता है, वो अलार्म बजा देता है। तो आप क्या समझेंगे? आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे, आप तो ये समझेंगे कि आग लग गई है ना। तो आप क्या करेंगे? आप तरतीब से आएंगे बाहर की तरफ, फायर एग्जिट का साइन देख के फायर एग्जिट से बिल्कुल बाहर निकल के असेंबली पॉइंट पे जमा हो जाएंगे। वहाँ पे वही फायर वार्डन आके आप सबका रोल नंबर कॉल करता है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, सब आवाज़ दे, हाँ मैं आया हूँ। अगर कोई नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि वो कहाँ होगा, ऑफिस में होगा या ऊपर फंसा हुआ होगा। इस तरह ड्रिल करवा लेते हैं। तो कल को अगर सच में आग लग जाए तो आपको तो पता है कि आपने क्या करना है। अगर ड्रिल नहीं होगी तो फिर आपको अगर सिर्फ ज़ुबानी बता दिया जाए तो फिर तो इंसान अपनी मर्ज़ी करता है, गलती करता है। प्रैक्टिस करवा दी जाए तो फिर उसी के मुताबिक काम करे, ठीक है। कॉन्टैक्टिंग इमरजेंसी सर्विसेज, जब भी हादसा हो जाता है, इमरजेंसी हो जाती है, तो सबसे पहले आपने कांटेक्ट करना होगा इमरजेंसी सर्विसेज को। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हर एक जगह पे अवेलेबल होने चाहिए। कंपनीज़ में हर एक जगह पे प्रॉपर साइंस लगे होते हैं जिसके ऊपर फर्स्ट एडर का नंबर, फायर वार्डन का नंबर, सेफ्टी ऑफिसर का नंबर, करीबी अस्पताल का नंबर, पुलिस का नंबर, ये तमाम चीज़ें डिस्प्लेड होती हैं। जैसे आपको पता लगा आग लगी, आपने डायरेक्ट उनको कॉल करनी है ताकि वो जल्द से जल्द साइट पे आ जाए। फ़ोन्स, रेडियोज़ वगैरह होनी चाहिए, ठीक है।
कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वही बात के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। नेशनल एंड लोकल इमरजेंसी नंबर्स हर एक जगह पे मेंशन होनी चाहिए, हॉस्पिटल के, पुलिस के। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, एसेंशियल टू अंडरस्टैंड हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़, मस्ट बी ट्रेंड। रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, जिस तरह मैंने कहा ना, फायर वार्डन एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है, फर्स्ट एडर एक रिस्पॉन्सिबल बंदा है। तो ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये ना हो कि एक बंदा ज़ख्मी हो गया और फर्स्ट एडर जो है उसको देख के चला गया, बल्कि उसको फर्स्ट एड दे, ठीक है ना। सो व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस माइट एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू कंसिडर? कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस को कंपनी कंसिडर करे? फर्स्ट एड, फायर, बॉम्ब थ्रेट, सेवियर वेदर, इसके अलावा आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, ठीक है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग, जो इमरजेंसीज चाहिए हों। यू आर डेवलपिंग फायर रिस्पॉन्स अरेंजमेंट्स, व्हाट की थिंग्स वुड यू इंक्लूड? आप फायर रिस्पॉन्स अरेंजमेंट्स बना रहे हैं तो किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना होगा? फंक्शन एंड टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किस किस्म की कंपनी है, ठीक है। उसका मैप देख के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए वो देखने होंगे, कहाँ पे लगाने हैं, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में लगाने हैं, किस साइज़ के लगाने हैं, होज रील्स कहाँ पे होनी चाहिए, स्प्रिंकलर्स कहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेज आपने कैसे देनी है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कैसे एलोकेट करनी है। एवैक्यूएशन प्लान कैसे बनाना है कि अगर आग लग जाए तो फिर लोगों को बिल्डिंग से कैसे निकालना है। तो ये तमाम चीज़ें फायर रिस्पॉन्स प्लान में आपने डालनी है, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट फॉर एन इफेक्टिव प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड इन द वर्क प्लेस। देखिए, अभी हमने पढ़े हैं इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इमरजेंसी प्रोसीजर्स में हमने फर्स्ट एड को भी पढ़ा कि फर्स्ट एड भी एक इमरजेंसी है कि नहीं। यस। तो अब फर्स्ट एड जो इमरजेंसी है उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। An employer has a duty to make appropriate first aid provisions for his employees, which include facilities and appropriate location where first aid treatment can be given, equipment, suitably stocked first aid kits and other equipments. Personal trained staff must inform people of these arrangements. कहता है कि ये मालिक की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? कि वो फर्स्ट एड, कि कोई भी बंदा ज़ख्मी हो जाए तो उसने पहले से इंतज़ामात किए हों। किस चीज़ के? फैसिलिटीज़ के भी, इक्विपमेंट्स के भी और पर्सनल ट्रेंड लोगों के भी। मींस कि उसने फैसिलिटीज़ बनाई हुई हो। कैसे? उसने एक कमरा डिज़ाइन किया हो, कमरा सा बनाया हो जिसमें तमाम तर इक्विपमेंट्स मौजूद हों। फैसिलिटीज़ में रूम होना चाहिए, हीटिंग कूलिंग का बंदोबस्त होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, स्पेस होनी चाहिए फैसिलिटीज़ में। इक्विपमेंट्स में फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रेचर वगैरह होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह होना चाहिए, जो और किट्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, मरहम पट्टी, दवाइयाँ वगैरह, ये चीज़ें इक्विपमेंट्स में आ जाती हैं। और ट्रेन में एक अच्छा डॉक्टर, फिजिशियन या फर्स्ट एडर होना चाहिए, ठीक है। यस। तो द 3 P's का क्या मतलब कि फर्स्ट एडर का जो बेसिक मकसद है वो है 3P। इस तरह एक बंदे ने पूछा भी था कि हम क्या करें कि एक बंदा ज़ख्मी हो जाए तो आया उसको फर्स्ट एड दें या वेट करें, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आंसर है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड इज़ टू कीप द इंजर्ड पर्सन अलाइव अंटिल प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस अराइव्स, समटाइम्स कॉल्ड द 3P। कहते हैं कि बेसिक मकसद फर्स्ट एडर का ये है कि वो उस बंदे को उस वक्त तक कोशिश करे कि वो ज़िंदा रहे जब तक कि प्रोफेशनल मेडिकल असिस्टेंस मींस के बाकायदा से डॉक्टर्स या वो हॉस्पिटलाइज नहीं होने जाता, इसको हम 3 P's भी कहते हैं। तो फर्स्ट एडर का बेसिक मकसद क्या होता है? 3 P's। प्रिजर्व लाइफ, वो कोशिश करेगा कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। प्रिवेंट डिटोरिएशन, कोशिश करेगा कि वो मज़ीद ख़राब होने से बचे, मीन उसका खून बह रहा है तो वो ज़्यादा ना बहे, ठीक है। एंड प्रिजर्व, प्रमोट रिकवरी, और उसको रिकवर करने की कोशिश करें कि वो बेहतरी की तरफ जाए। सांस नहीं ले रहा तो उसको मुश्किल सांस दे, ठीक है, और उसको रिकवर करने की कोशिश करें। तो ये फर्स्ट एडर का बेसिक मकसद है कि वो उसकी ज़िंदगी बचाएगा, कोशिश करेगा कि उसकी ज़िंदगी बचे। प्रिवेंट डिटोरिएशन, उसको मज़ीद ख़राब होने से बचाएगा, मरहम पट्टी करेगा। प्रमोट रिकवरी, उसको रिकवर करने की कोशिश करेगा कि वो रिकवर हो जाए, मीन्स ठीक हो जाए।
ठीक है। यस तो हमने ये पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि मालिक का काम जो है वो ये है कि वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा और ट्रेन बंदे। तो ट्रेन बंदे कैसे होने चाहिए? फुल फर्स्ट एडर होना चाहिए, जिसने फुल ट्रेनिंग ली हो, जिसका काम भी फर्स्ट एड को देना हो, कि कोई बंदा जख्मी हो जाए तो बस उसको जाके वो माराम पट्टी कर दे, फर्स्ट एडर। इसके अलावा अपॉइंटेड पर्सनस भी होने चाहिए, बेसिक ट्रेनिंग ओनली। अपॉइंटेड पर्सन इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये सेफ्टी सुपरवाइज़र है, ये सेफ्टी सुपरवाइज़र है, इसको मैं कह देता हूँ कि अब मैं क्या नया बंदा लाऊंगा, तनख्वाह दूंगा उसको 4-5 हज़ार या 3 हज़ार या 2 हज़ार, आपकी तनख्वाह में ही 1 हज़ार का इजाफा कर दूंगा, आप ही बस जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग भी आपको दे दूंगा, सर्टिफिकेट भी आपको दे दूंगा, बस आप कोई बंदा जख्मी है तो उसको अपनी सेफ्टी के काम के साथ साथ वो भी किया करो। अब रोज़ाना तो कोई बंदा जख्मी नहीं होता ना, तो ये कहेगा कि ठीक है, तो ये अपॉइंटेड पर्सन, ठीक है, बात की समझ आ रही है। तो मालिक का ये काम है कि वो ट्रेन लोग हायर करेगा। कवरेज विल डिपेंड ऑन द जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस। अब एक जगह पे फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, लोग ज़्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए, तो ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, जनरल रिस्क लेवल ऑफ द वर्क प्लेस। एक जगह पे अगर रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पे फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। द हैज़र्ड प्रेजेंट इन दी वर्क प्लेस, एक जगह पे ख़तरात ज़्यादा हैं तो वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, और अगर ख़तरात कम है तो कम होनी चाहिए। इस तरह है कि नहीं? एक्सीडेंट हिस्ट्री, एक जगह पे हादसा ज़्यादा होते हैं, मिसाल के तौर पर फैक्ट्री में एक जगह है वहाँ पे हादसा ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फर्स्ट एड की फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। वुल्नरेबल पर्सनस, एक जगह पे माजूर लोग हैं, ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक जो लोग होते हैं उनको कहते हैं वुल्नरेबल लोग, ठीक है, माजूर हैं या अंधे हैं या बहरे हैं या इस तरह के लोग हैं, तो उनके लिए आपने ख़ास बंदोबस्त करना होगा। इसी तरह द नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने वर्कर्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह वर्क पैटर्न्स एंड शिफ्ट सिस्टम, वर्क पैटर्न क्या है, काम का तरीक़ेकार क्या है, ठीक है ना। शिफ्ट सिस्टम, इसको आपने देखना होगा। वर्क प्लेस लोकेशन, जगह को आपने देखना होगा, अगर सिटी से, शहर से दूर है जगह तो फिर फर्स्ट एड के इंतजाम क्या करने चाहिए? ज़्यादा। इसी तरह द स्प्रेड ऑफ द वर्क प्लेस, जितनी बड़ी जगह होगी, स्प्रेड ज़्यादा होगा, उतना ही इंतजाम क्या होने चाहिए? ज़्यादा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर का काम क्या है कि वो फर्स्ट एडर्स प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करेगा और इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करेगा। तो इक्विपमेंट में फर्स्ट एड बॉक्सेस तो कम से कम होने चाहिए, प्लस आई वॉश स्टेशन होने चाहिए जिसमें वो आँख धो सके, अगर आँख में केमिकल या कोई चीज़ गिर जाए आँख धो सके। इमरजेंसी शावर्स होने चाहिए जहाँ पे वो जाके नहा सके इमरजेंसी। ब्लैंकेट्स होनी चाहिए, ब्लैंकेट्स होनी चाहिए ना, कि अगर आग लग जाए तो उसके इर्द ब्लैंकेट हम वो करें। इसी तरह स्प्लिंट्स होने चाहिए, किसी की हड्डी टूट जाए तो हम वो स्प्लिंट लगा देते हैं ऊपर, तख्ता सा रख देते हैं, उसका हाथ इस तरह। ये ब्लैंकेट क्या है? ब्लैंकेट कंबल, कंबल नहीं यखनियानों की देखा कंबल कड़ी देगा ना, दिस द ब्लैंकेट वी कैन असल की ददी मकसद दाई के ना, ददी मकसद दाई के ना, चिकला ओरुलेगी के ना योगास्ता नो आगे बांजो खन्ना तो बाचा वलिशी आगे जख्म खराब शी वो बिना से ना पे से केमिकल यूज़ को लेशी डीसीपी पे नहीं यूज़ करे ना नोट से केमिकल ना आगे बिया तरीक़ार दाई शिपुंगा आगे एक गिर्स कंबल ब्लैंकेट अगर आता हो ना आगे इस तरह फ़ायदे दाऊशी जगह और मर्शी वाकासुम बच वली ज़िक्र ची ऑक्सीजन बंशी ऑक्सीजन बंशी और मर्शी खुश ब्लैंकेट नो ब्लैंकेट दा फ़ायदे ठीक है। स्प्लिंट्स सता हुई स्प्लिंट्स दिता हुई जो उस मिसाल के तौर पर यो कस्ते आगे अड़ू के मात शो लाश से मात शो फॉर एग्जाम्पल सही है नो उस आगे लाश को बजोड़न जैसे दा होगा ना नो बिया आगे तो स्प्लिंट्स लगे जैसे तख्ता वंदे हो लगे हाँ आगे बिया जैसे उधर आगे लाश बिल्कुल सीधा पसीदेश ज़्यादा खराबी भी ना में स्प्लिंट
सही ना। इसके अलावा रिससिटेशन इक्विपमेंट वो होती है जिस अब खून तो बहेगा, खून बहता है कि नहीं जब एक बंदा ज़ख्मी हो जाए, खून तो बहेगा, तो उस खून को रोकने के लिए फिर रिससिटेशन इक्विपमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है ना, स्प्रेट और इस तरह पायोडीन और इस तरह और चीज़ें हैं जो कि खून को रोकने के लिए बर्फ़ वगैरह का इस्तेमाल भी किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा स्ट्रेचर होना चाहिए ताकि उसके ऊपर हम मरीज़ को ले जा सकें जो ज़ख्मी है। व्हील चेयर्स होनी चाहिए एंड अदर इक्विपमेंट्स एज ए, कोई और इक्विपमेंट भी चाहिए हो तो वो वहाँ पे आप रखेंगे, जिस तरह ऑक्सीजन के सिलेंडर अक्सर रखते हैं कि किसी का सांस नहीं आ रहा तो फिर उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर से सांस देते हैं, ठीक है। तो ये इक्विपमेंट्स हो गई। फैसिलिटीज़ में फ़र्स्ट एड रूम होना चाहिए, जहाँ पे कैसा हो, सेंट्रली लोकेटेड, एक्सेसिबल बाय इमरजेंसी सर्विसेज, दरमियान में होना चाहिए। फर्स्ट एड रूम दरमियान में होना चाहिए ताकि लोग वहाँ पे आराम से आ सकें, ठीक है ना। सेंट्रली लोकेटेड होना चाहिए, क्लियर, बिल्कुल। क्लीन एंड एडिक्वेटली हीटेड, वेंटिलेटेड एंड lit, साफ सुथरा होना चाहिए, क्लीन साफ सुथरा होना चाहिए, एडिक्वेटली हीटेड प्रॉपर हीटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड रोशनदान हवा का आना जाना वहाँ पे लगा रहे, लिट होना चाहिए। लिट किसे कहते हैं? लिट मीन्स कि लाइट होना चाहिए, रोशन होना चाहिए, ठीक है ना, रोशन होना चाहिए मीन्स अंधेरा ना हो, वहाँ पे रोशन होना चाहिए। हैंड वॉश फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हाथ धोने का बंदोबस्त होना चाहिए। चेयर कुर्सियाँ होनी चाहिए। क्लिनिकल वेस्ट बिन, ये जो क्लिनिकल वेस्ट बिन होता है ना, मरहम पट्टी, रुई, सिरिंजेस, इसको फेंकने के लिए प्रॉपर वेस्ट बिन। सर ये और फर्स्ट एड बॉक्स एक ही चीज़? फर्स्ट एड बॉक्स तो सिर्फ एक बॉक्स होता है जिसमें कैंची होती है, पट्टी होती है, रुई होती है, स्पिरिट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बिल्कुल, इसमें तो फिर ये प्रॉपर, ये तो पूरा रूम है, रूम में फिर प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट एड बॉक्स तो इतना सा बॉक्स होता है, ठीक है ना, क्लियर। सो व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट एडर? फंक्शन क्या है फर्स्ट एडर का? 3 P's: प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट डिटोरिएशन, प्रमोट रिकवरी, ठीक है। What should be considered when determining the number of first aiders on site? क्या चीज़ें आपने सोचती होंगी जब आप फर्स्ट एडर्स को, नंबर ऑफ फर्स्ट एडर्स एक जगह पे मुख्तस कर रहे हो? ये चीज़ें आती है, वहाँ पे रिस्क कितना है, हैजर्ड क्या क्या है, एक्सीडेंट हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पे मौजूद लोग हैं नहीं हैं, कितने वर्कर्स हैं, जगह कितनी बड़ी है, वर्क पैटर्न क्या है, आया सिर्फ सुबह काम होता है कि रात को भी काम होता है, ठीक है ना। इसके मुताबिक आपने वो फर्स्ट एड। और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी कंसिडर व्हेन एवेल्युएटिंग द ओवरऑल लेवल एंड टाइप ऑफ फर्स्ट एड प्रोविजन फॉर अ साइट। तो अदर्स में आप फिर ये पॉइंट्स लिख देंगे कि इक्विपमेंट्स में होनी चाहिए और फैसिलिटीज़ में फर्स्ट एड रूम भी होना चाहिए, ठीक है, और उसकी खुसूसियात भी साथ लिख देंगे, क्लियर। तो ये आपका 3rd चैप्टर जो है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो आज हमने इमरजेंसी प्रोसीजर्स को पढ़ा कि इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन से हैं, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से इमरजेंसी सिचुएशंस प्राइमरी स्कूल में, एक शॉपिंग सेंटर में, एक इंडस्ट्री में, कारखाने में होनी चाहिए, ठीक है। यस। और फिर हमने उसके मुताबिक ये भी पढ़ा कि क्या क्या इंतजाम होने चाहिए, ड्रिल्स कैसे करना होनी चाहिए, और फिर ख़ास एक इमरजेंसी सिचुएशन फर्स्ट एड को हमने फिर डिटेल में डिस्कस किया। फर्स्ट एड क्या है, उसमें एम्प्लॉयर क्या करेगा, फर्स्ट एडर्स प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा और इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट एडर का बेसिक मकसद क्या है वो भी हमने पढ़ा, कितने फर्स्ट एडर्स एक जगह पे होने चाहिए उसकी डिटेल भी हमने पढ़ी, इक्विपमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ में इमरजेंसी रूम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। यस। क्लियर। यस।